चलो एक न्यूमेरिकल और देखोगे। टू चार्ज पार्टिकल एक किलो +2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम and -4 into 10⁻⁻6 coulomb are kept at 10 centimeter apart in air medium. Find the position on the line joining these two charged particles where a third charged particle remain in equilibrium. क्वेश्चन लिखो पहले। लिख लिया, आपके साथ ही लिखते हैं। हो गया। चलो देखो, दो चार्ज पार्टिकल, उसका चार्ज दिया हुआ है, उसके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है और बोल रहा है यहाँ पर उस दोनों चार्ज पार्टिकल के मिलाने से जो लाइन बना, उस लाइन के किस पॉइंट पर एक थर्ड चार्ज पार्टिकल को रखोगे कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। ये इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम यदि बोलते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम में थोड़ा है बड़ा कंसेप्ट है क्या कि इक्विलिब्रियम क्या चीज होता है। बहुत जगह का आगे भी इसका यूज होगा। इक्विलिब्रियम देखो, एक होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ये थोड़ा समझ लो। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, यदि किसी सिस्टम पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो तो सिस्टम को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बोलना। एक होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यदि किसी सिस्टम पर रिजल्टेंट टॉर्क जीरो हो। ये टॉर्क 11 के रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर में देखे होंगे इसको। ये कंडीशंस है, दो टाइप का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल। थोड़ा लाइट हमको कम नजर आ रहा है। और जब इस सिस्टम में ये दोनों इक्विलिब्रियम हो, दोनों इक्विलिब्रियम एक साथ हो तो सिस्टम को मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होने के लिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए, अब प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए, तो सिस्टम को मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में बोलना। तो यहां पर क्वेश्चन में सिंपली बोला, क्वेश्चन क्या है वो अब वो समझो। दो चार्ज पार्टिकल एक +2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम और एक चार्ज पार्टिकल है -4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इस दोनों चार्ज पार्टिकल के मिलाने वाले लाइन पर ये लाइन बना, इस लाइन के किस पॉइंट पर एक थर्ड चार्ज पार्टिकल को रखोगे कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। यहां पर इस क्वेश्चन में जब इक्विलिब्रियम बोलता है तो खाली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ही समझना, फोर्स जीरो की बात खाली करेंगे हम लोग।
ऐसे एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होता है। तो इसके बीच का ये सेपरेशन गिवन है 10 सेंटीमीटर। कहां पर एक थर्ड चार्ज पार्टिकल रखोगे इस लाइन पर कि वो इक्विलिब्रियम में रहे? इक्विलिब्रियम रहे मतलब उस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो। वो थर्ड चार्ज पार्टिकल के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। आप कुछ भी मान लो, लेट दैट थर्ड चार्ज इज पॉजिटिव। पॉजिटिव आप मान ले रहे हो, कोई भी निगेटिव मान के भी चल सकते हो। अब इस चार्ज को इस लाइन पर कहीं भी रखोगे तो उस पर तो दो फोर्स लगेगा ना। इस चार्ज पर, इस लाइन पर कहीं भी रखने जाओगे तो इस पर दो फोर्स लगेगा, एक ये चार्ज लगाएगा और एक ये चार्ज लगाएगा। और यदि किसी बॉडी पर दो फोर्सेज एक्ट कर रहा हो तो उसका रिजल्टेंट 0 कब होता है? जब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन ऑपोजिट। यदि दो फोर्सेज एक्ट करे किसी बॉडी और पार्टिकल पर तो उसका रिजल्टेंट 0 होने का ये कंडीशंस है। सेम मैग्नीट्यूड का हो दोनों फोर्स और डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। ये एक जरूरी बात कि देयर आर टू फोर्सेज एक्ट ऑन दिस थर्ड चार्ज। एक्ट ऑन दिस थर्ड चार्ज। इस थर्ड चार्ज पर दो फोर्स लगेगा, एक ये +2 × 10⁻⁶ कूलम और एक ये -4 × 10⁻⁶ कूलम। एंड वी नो दैट resultant of two forces will be 0। इक्विलिब्रियम के लिए ये जरूरी है कि रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज विल बी 0 only if they have same magnitude, and in opposite direction। ये है कंडीशन फॉर रिजल्टेंट को 0 होने का। दो फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होने का ये कंडीशंस है। तो इसको ख्याल करते हुए चलो अब उस थर्ड चार्ज को इस लाइन पर रखने। इस थर्ड चार्ज को इस लाइन पर कहां रखा जाए? अब ये सेपरेशन को हम मिटा रहे हैं थोड़ा देर के लिए। यदि आप मान लो कि इस दोनों के बीच में कहीं पर रखते हो, यहां पर रखते हो, इस दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में कहीं रखते हो, तो ये पॉजिटिव चार्ज माने हो थर्ड चार्ज को, ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा रिपल्सिव। इस फोर्स को F+ से डिनोट करो। F+ मतलब पॉजिटिव चार्ज के द्वारा फोर्स, और ये निगेटिव चार्ज है, ये चार्ज इस पर इधरे लगाएगा। मतलब क्या हुआ? ये थर्ड चार्ज पर ये दोनों चार्ज एक ही दिशा में फोर्स लगाया, कभी रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। यहां रिजल्टेंट 0 होने के लिए दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट बोले हो। एक बात क्लियर हो गया कि उस थर्ड चार्ज को इस दोनों चार्ज के बीच में नहीं रख सकते हो आप। बीच में कहीं भी रखोगे, इस पर जो ये दोनों फोर्स लगाएगा वो सेम डायरेक्शन में लगाएगा, इसलिए कभी रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा। तो अब पॉसिबिलिटी हुआ कि इस दोनों से बाहर रखना। अब मान लीजिए इस दोनों से बाहर में इधर कहीं रखते हो थर्ड चार्ज +Q को, तो इस पर ये चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा रिपल्सिव फोर्स, और इस पर ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव, तो ये इस पर इधर लगाएगा अट्रैक्टिव फोर्स। तो अब संभावना है रिजल्टेंट को 0 होने का। नहीं समझी? समझ गए। ठीक है, पहले तो डायरेक्शन अपोजिट करवाना होगा ना दोनों फोर्स का। और डायरेक्शन अपोजिट कहां रखने से हो रहा है? उस दोनों चार्ज के बाहर की अंदर? बाहर में रखने से हो रहा है। तो क्लियरली दिस थर्ड चार्ज विल केप्ट आउटसाइड दीज टू चार्ज।
अब इतना से काम नहीं चलेगा, अब बाहर में रखे तो कहाँ रखे, एग्जैक्ट लोकेशन जानना चाहते हैं हम लोग। तो मान लो कि ये जो थर्ड चार्ज है वो बाहर में रखे हो, या यहां से मान लो उसको x दूरी पर रखे थे, ये -4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम से उसको x डिस्टेंस पर रखे हो। तो एग्जैक्टली अब x का वैल्यू फाइंड करना। तो अब एगो पॉसिबिलिटी तो और बचा हुआ है ना, एक तो डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी तो सेम होना चाहिए ना दोनों फोर्स का। तो अब चलो मैग्नीट्यूड सेम करवा दो इस दोनों का, F माइनस विल बी इक्वल टू F प्लस। F माइनस इस चार्ज का फोर्स है तो इस चार्ज का फोर्स हो जाएगा Q1 इंटू Q1 की जगह ये Q2, चार्ज का खाली मैग्नीट्यूड लेना, फोर्स का मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर रहे हैं तो चार्ज का साइन मत यूज करना। बाई 4πε0 इंटू ये डिस्टेंस स्क्वायर, ये डिस्टेंस x माने हो, इसको इक्वेट करोगे F प्लस से, यानी इस चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगा इसका फोर्स हो जाएगा Q1। वहाँ -4 है। फोर्स F का minus मैग्नीट्यूड, हाँ ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर रहे हैं ना हम लोग, हाँ, चार्जों का मैग्नीट्यूड है ना लेगी। अच्छा। जब कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे तो याद है बोले थे फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ना। हाँ, ये समझे बात। समझ गए। वो निगेटिव साइन का यूज तो उसमें ना होगा कि फोर्स रिपल्सिव हुआ कि अट्रैक्टिव हुआ, उसमें ना उसका यूज होगा। मैग्नीट्यूड और निगेटिव पॉजिटिव से क्या मतलब है। तो ये Q1 इसके द्वारा जो फोर्स लगा उसमें Q1 ये Q2 ये बाई 4πε0 ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस में बोले थे यहां से यहां 10 सेंटीमीटर है दोनों चार्ज का दूरी, और ये डिस्टेंस x माने हो तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 10/100 प्लस x का होल स्क्वायर। ये मीटर में चेंज करना, सेंटीमीटर में हो तो मीटर में चेंज करोगे, क्योंकि एक बात और बोला था k का वैल्यू 1/4πε0 किस यूनिट के लिए है, SI यूनिट के लिए नहीं। k का CGS यूनिट में k को 1 बोले थे, SI यूनिट में 1/4πε0। यदि k की जगह 1/4πε0 यूज कर रही है तो सब चार्ज को कूलम में रखना होगा, डिस्टेंस को मीटर में रखना होगा। अब इसको सॉल्व कर देना है, ये 4πQ/4πε0 ये कैंसिल, 10⁻⁻6 कैंसिल, ये 2 से ये 4 को काटोगे 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, ये एगो 0 इधर कटा, यानी यहाँ आ रहा है 2/x² उधर आ रहा है 1/10 प्लस x का होल स्क्वायर। तो इसका अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, ये रिजल्ट, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2 इंटू 1/10 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू x²। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा इस टाइप का, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 मॉडल का आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू निकालना जानते हो, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। कहोगे सर तब तो x का 2 वैल्यू आएगा, एक बार प्लस लेंगे तब एक बार माइनस लेंगे तब, आना ही चाहिए 2 वैल्यू x का, क्योंकि क्या जरूरी है कि आप इधर रखे होगे थर्ड चार्ज को, आप इधरों तो रख सकते हो ना। हाँ, आपको बाहर में रखना है, इस दोनों चार्ज से बाहर रखना है थर्ड को, ये क्या जरूरी है कि इधर रखे, इधर भी रख सकते हैं, इसलिए x का 2 वैल्यू आ रहा है। एक वैल्यू जो होगा x का वो इधर वाला डिस्टेंस को बताएगा कि इधर कहां रखने से नेट फोर्स 0 आएगा, और एक वैल्यू x का आएगा जो इधर वाले दूरी को बताएगा इधर कहां रखने से 0 आएगा।
समझी इस न्यूमेरिकल को? हाँ। चलो अब अगला एक क्वेश्चन देखो, थोड़ा वेक्टर का यूज होगा। एक अगला क्वेश्चन सब जो कर रहे हैं हम लोग, इसमें वेक्टर का यूज होना है। और वेक्टर एडिशन था, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं। दो से ज्यादा वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करना हो तो एक मेथड था कंपोनेंट मेथड, यूनिट वेक्टर आई जे के में एक्सप्रेस करके बनाना न्यूमेरिकल को। थोड़ा अब उस वेक्टर का कंसेप्ट को रिकैप कर दे, उसका इस न्यूमेरिकल में, अगला न्यूमेरिकल में यूज करेंगे हम। देखो इस चैप्टर का फोर्स एंड फील्ड, यहां तक वेक्टर का यूज होगा इसके न्यूमेरिकल्स में। फिर इसके बाद पोटेंशियल पढ़ेंगे तो वहां पर वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का थोड़ा यूज होगा, 11 वाला। हम टॉपिक उसको रिकैप कर देंगे, 11 वाला जो भी बात का यूज। अभी जैसे वेक्टर एडिशन का यूज होना है, यदि दो वेक्टर का रिजल्टेंट हो, दो वेक्टर का, तो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। ये थीटा एक मिनट रुको, आसू इधर इधर जल्दी आओ, जल्दी कोई आदमी इसको उठा दो। कौन सी है इसमें, कौन सी तो ट्रायंगल लॉ का ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला, और डायरेक्शनों निकालना चाहिए। कोई वेक्टर फाइंड करना है यानी उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड करना होगा। इसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो ये ट्रायंगल लॉ ये था कि इस दोनों वेक्टर को हेड टू टेल रखना, हेड टू टेल सजाओगे दोनों वेक्टर को। तो ये मान लो इस ऑर्डर में आया, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में, तो रिजल्टेंट वाला वेक्टर ये होता है, ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है। और फिर ये सब थ्योरी था, यदि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच चलता है। ये सब एक कंसेप्ट वेक्टर का कि यदि ये दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि सेम हो, इसका रिजल्टेंट एंगल को बाइसेक्ट करते हुए चलता है। ये भी एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा होगा। ऐसा कब, जब ए बराबर बी हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। और एक कंसेप्ट वेक्टर का ये कि यदि तीन वेक्टर हो इक्वल मैग्नीट्यूड का, इक्वल मैग्नीट्यूड का तीन वेक्टर हो, मान लो F1 F2 F3, सबका मैग्नीट्यूड सेम है तीनों का, और यदि किसी भी दो के बीच का एंगल 120 डिग्री हो, तो इस तरह के तीन वेक्टर का रिजल्टेंट 0 होता है। यानी वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 0। तो कुछ न्यूमेरिकल्स आता है जिसमें ये सब कंसेप्ट्स का डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग। दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो ये डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन के लिए ये ट्रायंगल लॉ से डिफाइन किया जाता है रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। और यदि दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का हो तो उसका रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच चलेगा, एंगल को बाइसेक्ट करते हुए चलेगा। तीसरी बात कि यदि तीन वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का हो और 120 डिग्री के एंगल पर एक्ट किया हो तो तीनों का रिजल्टेंट 0।
लेकिन ये ट्रायंगल लॉ से ये सब बात बोला जाता है। एक बेस्ट मेथड है वेक्टर क्वांटिटी को ऐड और सब्सट्रैक्ट करने का, कंपोनेंट मेथड। इसको फोटो करो। कर लिया। वो कंपोनेंट मेथड देखिए, उससे कितनों वेक्टर्स को इजीली ऐड और सब्सट्रैक्ट कर लोगे, उसका डायरेक्शन एक्शन इजीली आ जाता है उस मेथड से। लेकिन जब दो वेक्टर होता है तो लोग ट्रायंगल लॉ यूज कर लेता है। ये कंसेप्ट था एक वेक्टर का कि कोई वेक्टर यदि है वेक्टर आर और ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, इस वेक्टर का दो कंपोनेंट, एक एक्स कंपोनेंट जो आर कॉस थीटा, इसको एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर बोलते हैं, और एक वाई कंपोनेंट जो आर साइन थीटा, इसको एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बोला जाता है। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर, इसको वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। और इस केस में आप अपने वेक्टर आर को आर एक्स आई प्लस आर वाई जे ऐसे लिखोगे यूनिट वेक्टर के टर्म्स में। ये आई कैप एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर और जे कैप वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। अब जरूरी नहीं कि, अच्छा एक बात, एक्स कंपोनेंट में आर कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट में आर साइन थीटा, वेयर थीटा इज मेजर्ड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ये जरूरी बात। अब कोई वेक्टर मान लो इस क्वाड्रेंट में होता, कोई वेक्टर इस क्वाड्रेंट में, यदि आर वेक्टर इस क्वाड्रेंट में है तो, लेकिन अभी भी एंगल जो में लोगे आप, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लोगे थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। ये फॉर्मूला जरूरी नहीं कि वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा उसी के लिए वैलिड है, किसी भी क्वाड्रेंट में होगा वो वेक्टर, उसके लिए सबके लिए वैलिड है ये। बस शर्त ये है कि एंगल थीटा इज मेजर्ड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अब जब बहुत सारे वेक्टर गिवन हो और ऐड सब्सट्रैक्ट करना हो, तो सभी वेक्टर को पहले इस रूप में लाया जाता है यूनिट वेक्टर के टर्म्स में। ये उसके लिए आपको ये कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगा, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट का, तो ये फॉर्मूला यूज करना आर एक्स एंड आर वाई के लिए। फिर उसको इसमें सजा दोगे तो यूनिट वेक्टर में आ जाएगा। और जब सब वेक्टर इस फॉर्म में आ जाता है तो जब ऐड करने जाना तो सब आई वाले को एक जगह और जे वाले को एक जगह ऐड करना। ये बेस्ट मेथड है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का वेक्टर का। जैसे अभी एक न्यूमेरिकल्स में ही हम इस बात को अप्लाई करके दिखाते हैं। इतना बेसिक बात याद करो वेक्टर का और चलो इस न्यूमेरिकल को देखो, ठीक है। ये सब हम पढ़ा नहीं रहे हैं, ये बस याद दिला रहे हैं 11 का बात, है ना। अब हमारा अपना भी तो सिलेबस है 12 का पढ़ा हुआ, उसको भी तो देखना है हमको ना। हाँ। क्या तो लगभग सभी बुक में एक न्यूमेरिकल्स होता है, 3 चार्ज पार्टिकल्स होता है और उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर रखने की बात करेगा। 3 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल क्यू क्यू क्यू, उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका साइड लेंथ दे देगा, बोलेगा किसी एक पर का रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने। Find resultant force on any one charge particle. मान लो आप इस कॉर्नर पर वाला चार्ज पर फोर्स निकाल रहे हो, यहां वाला पर, इस पर तो दो गो फोर्स लगेगा, एक ये चार्ज लगाएगा और एक ये चार्ज लगाएगा। ये चार्ज जो इस पर लगेगा इसी लाइन के लॉन्ग रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, F1 नाम दो इसको। एक ये चार्ज लगाएगा, वो इसी लाइन के लॉन्ग लगाएगा इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स, F2 नाम दो। लेकिन चूंकि ये पेयर ऑफ चार्ज और ये पेयर ऑफ चार्ज दोनों सेम है,
इसलिए इस दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि लेंथ डिस्टेंस भी सेम है, यानी F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू Q1 Q2 दैट इज Q स्क्वायर। दोनों तो सेम है, Q1 Q2, Q स्क्वायर बाई 4πε0 A स्क्वायर। तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम। तो दो ये गो फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है, तो ट्रायंगल लॉ से ये रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। अच्छा ना, इतना को ना F0 मान ले थोड़ा देर के लिए, तो F1 स्क्वायर मतलब F0 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर भी F0 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 यानी 2F0 स्क्वायर कॉस थीटा। यहां पर थीटा इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ये F1 F2 वेक्टर के बीच का एंगल, चूंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का सब एंगल 60 डिग्री होता है। ये 60 डिग्री हुआ तो ये भी 60 डिग्री हुआ, इस दोनों F1 F2 के बीच का एंगल भी 60 डिग्री। अब इस cos 60 डिग्री 1/2 यानी ये सब मिलके आएगा √3F0, यानी √3 और F0 का वैल्यू है Q स्क्वायर बाय 4πε0 A स्क्वायर। तो ये तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आया। डायरेक्शन क्या होगा इस रिजल्टेंट फोर्स का, तो वो कंसेप्ट अप्लाई कर दो। यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच चलता है। इसको तो फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं बोला जाए तो वेक्टर का क्वेश्चन है, इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन काहे बोलोगे, तो वेक्टर का क्वेश्चन है ये। चलो, ये तो दो वेक्टर का बात किया आप लोग। अब इसी में एक चेंजिंग उतारिए जल्दी से इसको। उतार लिए। इसी में इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करता आपसे, और बोलता कि एक फोर्थ चार्ज पार्टिकल है जो इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पर है। सेंट्रॉइड किसको बोलना, एक ऐसा, उसको सेंटर ऑफ ट्रायंगल भी बोल सकते हो, जो सभी वर्टेक्स से सेम दूरी पर होगा। यहां पर है वो चार्ज कैपिटल क्यू ना, इस पर का रिजल्टेंट फोर्स की बात है, इस पर कितना रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। तो ये सब दूरी सेम होता है। सेंट्रॉइड मीन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो देखो ये चार्ज इस पर और ये सब मेडियन हुआ, ये सब मेडियन हुआ, ये लाइन सब, ये सब डायरेक्शन ट्रायंगल का मेडियन। तो ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा, ये इस पर फोर्स इस मेडियन के लॉन्ग लगाएगा, और ये चार्ज इस पर फोर्स इस मेडियन के लॉन्ग लगाएगा। और कोई दो मेडियन के बीच का एंगल 120 डिग्री होता है, तो ये फोर्सेस के भी बीच का एंगल सब 120 डिग्री हुआ। ये जो तीन को फोर्स लगा, दो मेडियन के बीच का एंगल 120 डिग्री, दैट इज इस दो फोर्स के भी बीच का एंगल 120 डिग्री। और अभी अभी एक कंसेप्ट बोले थे हम लोग, यदि तीन फोर्सेज जो सेम मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड हो तो तीनों का सेम होगा ना, समझ रहे बात। कितना होगा रिजल्टेंट, 0। तीन वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का 120 डिग्री पर एक्ट करेगा तो रिजल्टेंट कितना, 0। नहीं, हाँ। तो ये आपको हम वेक्टर में अभी सिखाए थे, उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इस पर भी रिजल्टेंट 0। यदि सेंट्रॉइड पर कोई चार्ज पार्टी, ये तीनों चार्ज इक्वल है और सेंट्रॉइड पर कोई चार्ज रखोगे तो उस पर नेट फोर्स 0। एक पैरेललोग्राम वाला देखिए, या स्क्वायर के कॉर्नर पर 4 गो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, उसमें से किसी एक कॉर्नर पर वाले चार्ज पर का रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना।
यदि स्क्वायर के कॉर्नर पर 4 गो चार्ज पार्टिकल क्यू क्यू क्यू, इसमें किसी एक कॉर्नर पर वाले चार्ज पर फोर्स फाइंड करना। तो देखो यहां पर तो कोई भी एक चार्ज सेलेक्ट करते हो, इस चार्ज को सेलेक्ट करते हो तो 3 गो फोर्स आएगा, इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा। और जब ये 2 से ज्यादा फोर्सेस का रिजल्टेंट की बात करना है तो एक काम किया जाता है क्या, जिस पर फोर्स निकालना है रिजल्टेंट, उसके पोजीशन को ओरिजिन मानते हुए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना। ये वेक्टर में ये सब रूल्स है। यदि 2 से ज्यादा वेक्टर को हैंडल करना चाहते हो, 2 के लिए भी किया जा सकता है काम, लेकिन लोग 2 के लिए ट्रायंगल लॉ तक काम चला देता है। 2 से ज्यादा वेक्टर्स जब रिजल्टेंट निकालना है तो फिर आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करना होगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करना यानी एक ओरिजिन लेना, एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करना, ये सब काम कर लेना चाहिए। उसके बाद सभी फोर्सेज को दिखाना है। ये चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाएगा, इसको F1 से डिनोट कर लो। ये चार्ज इस चार्ज पर इधर फोर्स लगाएगा, F2 से डिनोट कर लो। और ये चार्ज इस चार्ज पर डायगोनल के लॉन्ग फोर्स लगाएगा, इसको F3 से डिनोट कर लो। तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड के बारे में देखिए, F1 और F2 सेम मैग्नीट्यूड का होगा और होगा ये क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। क्यों सेम मैग्नीट्यूड का, ये दूरी सेम है, स्क्वायर है, ये डिस्टेंस सेम है, चार्ज पेयर सेम है, तो ये फोर्स और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम। और F3 का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये डिस्टेंस यूज होगा इसमें F3 वाले में, ये होगा क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डायगोनल है तो ये डिस्टेंस तो √2a, ये √2a का स्क्वायर। ये तो तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड लिखा। अब रिजल्टेंट फोर्स के लिए तीनों को वेक्टोरियली ऐड करना, F1 प्लस F2 प्लस F3। तो इसमें भी एगो टेक्निक देखो, यदि कोई वेक्टर किसी एक्सिस के लॉन्ग हो तो उसमें खाली वही कंपोनेंट होगा, अदर कंपोनेंट नहीं होगा। जैसे ये वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो इसमें ओनली एक्स कंपोनेंट होगा, यानी आई वाला टर्म होगा इसमें जे वाला टर्म नहीं होगा। ये वेक्टर वाई डायरेक्शन में है तो इसमें ओनली वाई कंपोनेंट होगा, इसमें आई वाला नहीं होगा। लेकिन यदि कोई वेक्टर कोई एक्सिस के लॉन्ग नहीं है, प्लेन में है, तो उसमें फिर दोनों कंपोनेंट होगा। इसके अकॉर्डिंग आप यदि F1 को लिखने जाइएगा तो डायरेक्ट F1 के मैग्नीट्यूड में इस डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। F1 का मैग्नीट्यूड क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, और ये डायरेक्शन वाई एक्सिस का है तो जे कैप लगा देना। यदि निगेटिव वाई होता तो माइनस जे कैप लगा देता। ये सब डायरेक्ट कर सकते हो आप। अब जैसे F2 का है तो F2 का मैग्नीट्यूड भी क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, और F2 का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस वाले डायरेक्शन को आई कैप। बट F3 में दोनों होगा, F3 में x कंपोनेंट भी होगा और y कंपोनेंट भी होगा, और ये एंगल है 45 डिग्री, डायगोनल 45 डिग्री बनाता है। ये कंपोनेंट F3 cos 45 और ये कंपोनेंट F3 sin 45, ये होगा F3 cos 45 इंटू आई कैप। थोड़ा पीछे करके लिखना, ये F3 कैसे, हाँ ये F3 वाला कैसे हुआ था? ये F3 पहली बात कि इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज पर लगा हुआ फोर्स है। ये तो समझ में आया। एक वो चार्ज यहाँ, एंगल वाला। ठीक ना, यहाँ चार्ज है ना, ये चार्ज यहाँ ना है एक्चुअली, इस कॉर्नर पर ना। ये दोनों फोर्स लगाया एक दूसरे पर, उसी को F3 से डिनोट किया।
और वो किधर लगेगा, डायगोनल के लॉन्ग लगेगा ना। और तो डायगोनल इसमें क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला उससे डायरेक्शन नहीं लिखेगा? लिखाएगा। F3 का वैल्यू यहाँ लिखे हुए हैं, बाद में पुट कर लेंगे। चलो लिख लो। अच्छा अच्छा ठीक। नहीं, हाँ यहाँ यहाँ समझ है ये, गए। बाद में डाल लेंगे इसको। पहले कंपोनेंट वाला बात समझे ना। F3 ये कंपोनेंट कितना लेगी, F3 cos 45 ना। ये F3 cos 45 में कौन डायरेक्शन लगाओगी, आई कैप ना। ये वेक्टर में एगो इधरो कंपोनेंट आएगा, एगो इधरो आएगा ना। मान लो कोई आदमी 2 मीटर इधर चला तो उसके चलने का इफेक्ट इधरो पड़ा और इधरो पड़ा ना। उसी को कंपोनेंट मतलब फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलते हो कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट। अपनी भाषा में समझना उस दिशा में उसका इफेक्ट क्या है, इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में क्या इफेक्ट है और इस डायरेक्शन में क्या इफेक्ट है। इफेक्ट ऑफ ए वेक्टर इन दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड एक्स कंपोनेंट, और वो एफ कॉस थीटा यानी एफ कॉस 45, इसमें आई लगाओगी। अब प्लस वाई डायरेक्शन वाला आ जाएगा F3 कितना, साइन 45, उसमें जे कैप। फिर F3 का ये तो रखेंगे ही यहाँ पर F3 की जगह, तो ये तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये √2a का स्क्वायर तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, और cos 45 वाला 1/√2, यानी ये हो जाएगा 2√2a स्क्वायर। या ऐसे करो, यहां पर a स्क्वायर छोड़ दो और 1/2√2 को अलग से लिख लो। cos 45 1/√2 होता है, ये भी उतने ही हो जाएगा। ये भी क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर और इंटू 1/2√2। अब क्या करना होगा आपको, तीनों को ऐड करने जाइएगा। तो आई वाले को एक साथ ऐड करना, जे वाले को एक साथ ऐड करना, वो आंसर होता है। तो सभी आई वाले को एक साथ ऐड करना, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है, ये रिजल्टेंट सभी आई वाला क्या जगह है, दो जगह है। एक F3 में है आई और एक F2 में है आई। तो इस दोनों में देखो क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर सब में है, उसको कॉमन कर लिया जाए। क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर कॉमन कर लो। अब अंदर में आ जाओ, तो एक आई वाला यहाँ था, एक आई वाला यहाँ है, यहाँ 1/2√2, और वहां पर ये तो कॉमने में चला गया +1 इंटू आई कैप। ये टोटल आई वाला ये हुआ, एक ये था एक वाला, एक ये था, दोनों को ऐड किए, इसमें क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर बाहर किए। और जे वाला भी जे वाला भी दो ठो है, एक यहाँ और एक यहाँ। ये हो जाएगा, जे वाला में भी उतने ही हो जाएगा 1/2√2 +1 इंटू जे कैप। ये हुआ रिजल्टेंट फोर्स। तो दो से ज्यादा फोर्सेज ऐड करना हो तो इस मेथड से ऐड सब्सट्रैक्ट करोगे। हाँ। अब सुनो, एनसीईआरटी वाला तुम अब बनाएगी, हम लोग नेक्स्ट क्लास एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन सब देख लेंगे, कौन बन रहा है आपसे कौन नहीं बन रहा है। एक बार चेक करना एनसीईआरटी वाला को। हम लोग अब इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड फॉर्म अभी देखे थे, इलेक्ट्रिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, उसको देखें। वो लेक्चर आज भेजे भी हम आपको, इलेक्ट्रिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। ट्वेल्व में आपको और 2-4 गो न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, लेकिन पहले एनसीईआरटी वाला तुम पहले देखो बना के। अब हम लोग का टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म।
इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको तो वेक्टोरियली लिखना चाहिए। तो इसके लिए देखिए अभी मान लो दो चार्ज पार्टिकल है Q1 एंड Q2, और इसमें हमको जरूरत पड़ेगा पोजीशन वेक्टर का। इसमें एक वेक्टर का एक कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इसका खूब यूज होगा। ये यदि कोई पॉइंट है स्पेस में कहीं पर, ये ओरिजिन है, तो ये जो एक वेक्टर होता है ना, इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं इस वेक्टर को। और इस वेक्टर r का नाम लेना क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू o। ये बोलना जरूरी है। पोजीशन जो बतलाते हो, पोजीशन जब बतलाने जाओगे तो दो पॉइंट की चर्चा होना चाहिए। एक पॉइंट वो जिसका पोजीशन बतलाना है, और दूसरा जिसके रिस्पेक्ट में बतलाना है। दोनों की चर्चा होना चाहिए। और जिस पॉइंट का पोजीशन बतलाना है उधर की ओर एरो ले जाएंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में बतलाना है वहां से एरो को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, और यदि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन हो एक्स वाई, तो इस पोजीशन वेक्टर को भी यूनिट वेक्टर में लिखा जाता है, वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। फिर इसका यदि मैग्नीट्यूड चाहते हो, अच्छा यदि कोई वेक्टर इस रूप में हो ना, इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। मैग्नीट्यूड मतलब ये लेंथ ओपी। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड मतलब ये लेंथ ओपी। एक बात ये हो गया पोजीशन वेक्टर में। थोड़ा और एक बात जान लीजिए पोजीशन वेक्टर के बारे में, थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए एक बात और, ये मान लो स्पेस में दो ठो पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी, और एरो हम ऐसे लगा रहे हैं, ओरिजिन यहां है। ये भी पोजीशन वेक्टर हुआ, लेकिन किसका और किसके रिस्पेक्ट में, बी का ए के रिस्पेक्ट में हुआ। ये जरूरी नहीं कि किसी पॉइंट का पोजीशन ऑलवेज ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस यदि इस फिगर में हम लोग इसको वेक्टर आर समझें, यहां पर इस आर को रीड करोगे बी का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ए। लोग ना क्या करता है, नीचे में आर बी ए लिख देता है, आर बी ए। कहोगे यहां आर ओ ए लिख दो, सफिक्स ओ ए, ओ मतलब सॉरी आर ए ओ। ये सब रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट बुक सब में। या सिर्फ आर भी लिख सकते हो, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यदि है तो सिंपली आर भी लिखा जा सकता है पोजीशन वेक्टर। ये आर बी ए का क्या नाम, इसका नाम पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इधर मिटाते हैं, ठीक है। हाँ। और यदि इसका कोऑर्डिनेट गिवन हो, यदि इस दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन हो, देखो किसका पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में बोलोगे, एकदम क्लियर है, टेक्निक है यहाँ पर। जिधर एरो गया उसका पोजीशन, और जहां से स्टार्ट हुआ उसके रिस्पेक्ट में, ये रीड करना। और यदि इस दोनों का कोऑर्डिनेट्स यदि गिवन है, मान लो इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 इस पॉइंट का, तो इस वेक्टर को भी यूनिट वेक्टर में लिखा जाता है ऐसे, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप
प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप, ये पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। तो ये थोड़ा यूज करेंगे अभी इलेक्ट्रिक फोर्स को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए, इस बात का पोजीशन वेक्टर का थोड़ा एप्लीकेशन है। और एक बात, यूनिट वेक्टर, वेक्टर का एक कंसेप्ट, यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ेगा हमको। यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर को उसके हेड पर कैप लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। कोई वेक्टर ए है, उसके यूनिट वेक्टर को ए कैप लिखना, और ये क्या होता है, ये होता है वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ये इसका डिफिनीशन है यूनिट वेक्टर का। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, यानी वेक्टर ए बाय मॉड ए, ये डिफिनीशन है यूनिट वेक्टर का। और ऐसे गौर करो तो देखो, ये वेक्टर है तो इसमें तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, और मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दे रहे हो तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कट जाएगा, खाली डायरेक्शन निकल के आएगा यहां से, आपको यहां से खाली डायरेक्शन बच के आएगा। इसका क्या बोला तुम? तो लेके आता ना, मोबाइल लेके आना चाहिए ना। बोलो 1 मिनट वेट कीजिए, हम बात करवा दें। ठीक है, लिख लो। तो जैसे जैसे एक तो एग्जाम्पल बताते हैं इस यूनिट वेक्टर में। मान लो एक वेक्टर है ए नाम का, जो है 2 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉट। वेक्टर है तो वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। अब जब जाओगे आप इसका यूनिट वेक्टर निकालने, ए कैप निकालने, तो डिफिनीशन है कि ऊपर पर पूरा वेक्टर लेना, पूरा वेक्टर लेना यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखना, और नीचे में बोला गया है खाली मैग्नीट्यूड लेने, यानी 2 मीटर पर देखो ये कट गया, क्या बचा, खाली डायरेक्शन निकला ना, ड्यू नॉर्थ बचा ना, नहीं? हेलो? हाँ, तो हाँ, कहने के लिए यूनिट वेक्टर बोलते हो, रियली में वो डायरेक्शन को बताता है। हर बात का एक फिजिकल लैंग्वेज होता है। हम बोलेंगे धकेलो, खींचो, फिजिक्स बोलता है फोर्स लगाओ। हम लोग डायरेक्शन बोलते हैं, फिजिक्स उसको यूनिट वेक्टर बोलता है। डायरेक्शन का ही फिजिकल नेम हुआ यूनिट वेक्टर। आपसे कोई आदमी किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर पूछा, दैट इज आपसे वो उस वेक्टर का क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन। हाँ, डायरेक्शन का ही साइंटिफिक नेम हुआ यूनिट वेक्टर। हर बात का साइंटिफिक लैंग्वेज है। हम लोग बोलते हैं फास्ट चलो, स्लो चलो, फिजिक्स बोलता है इतना मीटर पर सेकेंड से चलो, उसको स्पीड नाम दिया। तो ये इतनी बात का जरूरत पड़ेगा। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे पढ़ना है हम लोग को। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां तक तो वेक्टर का यूज हो रहा है फोर्स एंड फील्ड को पढ़ने में। उतना बेसिक वेक्टर्स को हम रिकैप कर रहे हैं आपको।